नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। और जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हुई है, इसके अंतर्गत आज हमारा सेकंड लेक्चर है भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। इसकी फर्स्ट क्लास, पहली क्लास ऑलरेडी हो गई है, वो आप देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो कल के लेक्चर में हमने सामान्य बातों के बारे में डिस्कस किया था। भारत की स्थिति कहाँ पर है, विस्तार कहाँ है, किस गोलार्ध में है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, अकॉर्डिंग टू एरिया और पॉपुलेशन, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में बड़े देश कौन से हैं और भारत का कौन सा स्थान आता है। ऐसी कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने चर्चाएं की थी, है ना। भारत का अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, सुदूरस्थ बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, तो ये सभी बेसिक बातों के बारे में कल हमने डिस्कस की थी। आप में से जिस किसी ने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, वो आप जरूर जाके देख लीजिए, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज जो सबसे पहले हमें पढ़ना है, कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसके पहले जो भी हमने पढ़ा है एक बार अच्छे से देख लेना आप। सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है या फिर जो ये ग्लोब है, इसमें बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, हमारे ग्लोब पर, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या फिर लैटिट्यूड। और कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अभी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। तो कुछ रेखाएं होती हैं हमारी ग्लोब पर जिनका ज्यादा महत्व है, जैसे कि 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, और 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य होते हैं, सूर्य देवता होते हैं, वो इन्हीं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही घूमते रहते हैं। मतलब सूर्य की किरणें जो सीधी चमकती हैं, वर्ष में कम से कम एक बार इन दोनों रेखाओं के बीच में अवश्य ही चमकती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा लगभग 22 जून का जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, 21 जून 22 जून के आसपास का जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और जो 22 दिसंबर के आसपास का टाइम होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का, पे सूर्य सीधे चमकता है और समय दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो सूर्य क्या होता है, मार्च, है ना, मार्च महीने में सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जून के बाद फिर से वो दक्षिण में आना स्टार्ट करता है और जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से ये इक्वेटर पर सीधा चमकता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और फिर से मार्च में ये इक्वेटर पर सीधा चमकता है। और इस प्रकार से कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य का क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। ठीक है, तो बस मुझे बताना यह है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा, है ना। तो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होकर के ये पास होती है। ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ये राज्य हैं, सबसे पहले नंबर याद रख लीजिए, 8 राज्यों से होकर के, 8 स्टेट से होकर के ये पास होती है। कौन कौन से ये राज्य हैं, गुजरात हो गया, ठीक है, उसके बाद राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्रमशः ये 8 राज्यों से होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ये पास होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता कि राज्य पूछ लेगा, इसमें क्रम पूछ लेता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, 4 आपको राज्य दे देगा और बताएगा कि पूछेगा कि इनका सही क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको 8 राज्य पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ वेस्ट टू ईस्ट हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है गुजरात,
गुजरात के बाद राजस्थान जो कि लार्जेस्ट स्टेट है, थर्ड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले या फिर ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, आपसे जमाते जाएगा, बस आपको एक बार याद करना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य से पास होती है, तो बीच में देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और सबसे कम न्यूनतम आप देखेंगे राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से होकर के पास होती है, तो न्यूनतम राजस्थान से पास होती है, तो सबसे कम राजस्थान और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से पास होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको एक स्टेट दे देगा, मान लीजिए यहां पर दे दिया आपको मणिपुर, है ना, मणिपुर यहां पर है, ठीक है, ये मणिपुर है, ठीक है। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम जो है मणिपुर के नीचे है, ठीक है। या फिर और कोई स्टेट दे दिया, मान लीजिए बिहार दे दिया या फिर कोई भी दे दिया, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में है या फिर दक्षिण में है, तो उस राज्य की लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मणिपुर जो है ये कर्क रेखा की किस दिशा में है, साउथ में है, नॉर्थ में, तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको आइडिया होना चाहिए कि कहां से कर्क रेखा पास होती है, पूरी इंडिया की मैपिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ये 8 राज्य, फिर से हम फटाक से रिवीजन करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा पास होती है, ठीक है, नंबर 8, ठीक है। इसके अलावा ये 8 राज्यों के नाम हैं, यहां पर आप देख लीजिए, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक और न्यूनतम राजस्थान से होकर के ये पास होती है, ठीक है। तो कर्क रेखा के बारे में जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा कर्क रेखा, है ना, विश्व के जो पूरा वर्ल्ड है कितने देशों से होकर के पास होती है, ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो इस पर मेरा सेपरेट लेक्चर है, जो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, तो उसमें आपको जाना है ज्योग्राफी बाई साहू सर वाली प्लेलिस्ट में, आप सर्च करेंगे ज्योग्राफी बाई साहू सर क्रेजी जीके ट्रिक, तो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर मैंने जितनी भी मेन रेखाएं होती हैं, विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं किन किन देशों से होकर के पास होती हैं, बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में मेमोरी ट्रिक से पढ़ा रखा है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगली जो एक प्रमुख रेखा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यह है भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था ना कि बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं हमारी ग्लोब पर, है ना, ये ग्लोब है, इस प्रकार से कुछ खड़ी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। इनका यूज क्या होता है, ये किसी भी देश के एक तो स्थिति का निर्धारण, स्थिति को बताती हैं, ठीक है, और प्लस दूसरी चीज टाइम को डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब ये कैसे करती है हम ज्यादा डेप्थ में नहीं आएंगे, है ना, अक्षांश देशांतर रेखा, अभी आप इतना समझिए कि हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है जिससे उस देश का समय निर्धारित होता है, ठीक है। और पूरे विश्व का जो समय निर्धारित हुआ है वो 0 डिग्री देशांतर से हुआ है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर के पास होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाँ, ऐसे ही हमारे भारत की भी एक मानक समय रेखा है, इसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या नाम है इसका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत आता है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यदि देशांतर के हिसाब से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में आता है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है। तो ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है और कहां से, एग्जैक्ट किस जगह से हमारे देश के समय को डिसाइड किया गया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात राज्य देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो ये रेखा है इस प्रकार से गुजरती है और इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर ईस्ट, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसको आप बोल सकते हैं, है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और यहां पर उड़ीसा राज्य है, ठीक है, छुपा हुआ है। तो ये 5 राज्यों से होकर के जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, भारतीय मानक समय रेखा है, इन 5 राज्यों से होकर के पास होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, झारखंड राज्य से, वेस्ट बंगाल राज्य से पास नहीं होती, आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां पर ही बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। और डिसाइड कहां से किया गया है टाइम, तो ये एक जगह है मिर्जापुर, है ना, उत्तर प्रदेश के पास एक इलाहाबाद मिर्जापुर नामक जगह है, यहां से ही जो हमारे भारत का समय है इसको डिसाइड किया गया है। ऐसा होता है ना कि गुजरात में जो आदमी है उसकी घड़ी में भी सेम टाइम बताएगा, कोई यहाँ पर है तो उसके घड़ी में भी सेम टाइम बताएगा, कोई मध्य प्रदेश में है तो उसकी घड़ी में भी सेम टाइम बताएगा। तो ये होता कैसे है ना, तो ये इसी भारत की टाइमलाइन के द्वारा जो समय डिसाइड है इसके थ्रू ही ये ऐसा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिसाइड करते हैं। इसी के हम थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका नाम आपको याद रखना है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मानक समय रेखा का नाम क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके अलावा इलाहाबाद की मिर्जापुर से इसको डिसाइड किया गया है। सॉरी, ये टोटल 5 राज्यों से होकर के पास होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां से ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तीनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में बताया, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के पास होती है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश और न्यूनतम राजस्थान से होकर के पास होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने की भारत की मानक समय रेखा की बात, तो ये भी 5 राज्यों से होकर के पास होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। इलाहाबाद मिर्जापुर से समय को डिसाइड किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल चीजें हैं पर डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा या फिर बॉर्डर, लैंड बॉर्डर बोल लीजिए, बॉर्डर बोल लीजिए। ठीक है, ये स्थलीय सीमा क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना। हम इंडिया की तरह फुल मैप की ओर चलते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया का पूरा वाला मैप है ना। स्थलीय सीमा क्या है, एक आप पढ़ते होंगे तटीय सीमा। 2 चीजें याद रखना, एक तो तट रेखा, ठीक है, भारत की तट रेखा, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन ना, कोस्ट लाइन। और एक होती है स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा, ठीक है, लैंड एरिया आप इसको बोल सकते हैं। ये 2 चीजें आपको देखनी है। तो आपको हमारा भारत का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये गुजरात राज्य है ना। गुजरात राज्य से यहां से आप चलना प्रारंभ करेंगे इस प्रकार से, है ना। यहां से आपने चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ ईस्ट तक आए, पूरा इधर तक घूम के आप ये आ गए। ठीक है, अब यहां पर जो भी आपको इसके पड़ोस में दिखेगा, ये जो मैंने आपको बॉर्डर बताई, यहां पर जो मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हर जगह आपको कोई दूसरा देश देखने को मिलेगा, है ना। मतलब ये हमारी अंतरराष्ट्रीय एक प्रकार से बॉर्डर है दूसरे देशों के साथ। यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर चाइना है, पूर्व में ईस्ट में म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा अन्य देशों के साथ लगता है। इसको हम बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं? भारत की स्थलीय सीमा। और यहां से आप गुजरात से यहां नीचे से चलना प्रारंभ करेंगे, यहां तक आएंगे वेस्ट बंगाल तक, तो इसको हम बोलते हैं भारत की तट रेखा, कोस्ट लाइन। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर आपको समुद्र देखने को मिलेगा, सी एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बंगाल खाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हिस्सा है जो जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसको हम कोस्ट लाइन, तटरेखा बोलते हैं। और यहाँ से इसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा, जो कि अन्य देशों से या फिर लैंड एरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसी स्थलीय सीमा को डिस्कस करना है, तटरेखा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये वाला मैप हमने ऊपर स्थलीय सीमा वाला जूम कर लिया। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात से लेकर ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है, यहां तक जो भारत की स्थलीय सीमा है, क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 ठीक है किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है, गुजरात से आप नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे तो 15,200 किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा। इसके अलावा इस स्थलीय सीमा में 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी है ना, 16 स्टेट, ठीक है, और 2 यूटी। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जितने भी स्टेट हैं उनकी आपको कैपिटल याद करना है। आशा करता हूं आपने कैपिटल याद की होंगी। ठीक है,
आपकी ईमानदारी आपके साथ है, आपको याद करना ही है, ठीक है। तो ये 16 राज्य कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ये 8 राज्य है ना, 7 सिस्टर ये, और प्लस एक सिक्किम। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए? ये टोटल 16 राज्य होंगे, आप गिन लेना। और 2 यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारी स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। तो इन 16 राज्यों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, और 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब 16 + 2 ये 18 नाम आपको याद होना चाहिए जो कि स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये चीज भी आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यही जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो थ्योरी में भी लिखी हुई है। देखिए, 15,200 इसकी लंबाई है, ठीक है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं, उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है। तो 16 और 2 18, 2 यूनियन टेरिटरी आपको याद रखना है। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, यह कब अस्तित्व में आए थे? कल के ही लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए। मैं आप सभी के कमेंट डेफिनेटली पढ़ता हूँ, रेगुलर पढ़ता हूँ। रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है। चलिए, अंग है केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। तो ये तो मैंने आपको राज्य बता दिए, स्थलीय सीमा की लंबाई बता दी। अब स्थलीय सीमा से भैया कितने देश लगे हैं, नंबर ऑफ कंट्री कितनी है, तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से देश हैं भैया? सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। यहाँ पर ये है बांग्लादेश, है ना, यहाँ पर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से ही भारत की सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा है वो लगती है, लगभग 4,000 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ जाता है चाइना, ठीक है। यह थर्ड पर आ जाएगा पाकिस्तान, फिर फोर्थ पर आ जाएगा नेपाल, फिफ्थ पर आ जाएगा म्यांमार, सिक्स्थ पर आ जाएगा भूटान, और 7वें नंबर पर आ जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगते हैं, मतलब भारत से सटे हुए देश हैं। इनकी बॉर्डर कहीं ना कहीं भारत से लगती है। फिर से रिपीट करता हूं, ये मैंने कैसे बताया है? घटते क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। उससे थोड़ा सी कम चीन की लगती है, उससे थोड़ा कम पाकिस्तान की लगती है, फिर नेपाल आता है, फिर म्यांमार आता है, फिर भूटान, और सबसे कम लगभग 109 106 के आसपास अफगानिस्तान की लगती है। यहां पर देखिए लिखी हुई है, बांग्लादेश की सीमा 4096 लगती है और अफगानिस्तान की 106 लगती है, ठीक है। सबकी लेंथ भी यहां पर लिखी हुई है। तो आपको इसी प्रकार से घटते क्रम में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि निम्न में से किसकी सीमा भारत के साथ लगती है क्या या नहीं लगती। ये आ भी जाएगा, सिंपल जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें आ भी सकता है। लेकिन आजकल जो एग्जाम का स्तर लगातार बढ़ रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। 4 से 5 नाम दे देगा और आपको जमाना होगा बढ़ते या फिर घटते क्रम में, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, इतने देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। 15,200 हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक। 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी इसमें आते हैं, 2 यूटी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब भी मैं आपको सामने लेक्चर लूं तो आपको बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना है और एक एक पॉइंट नोट डाउन करना है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो स्थलीय सीमा होती है और एक होती है कोस्ट लाइन, तटरेखा, जो कि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो तटरेखा को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां गुजरात से लेकर के हम आए थे कहां पर? वेस्ट बंगाल तक। गुजरात से यदि आप वेस्ट बंगाल तक आते हैं तो आपको 9 राज्यों से होकर के पास होना पड़ता है। कौन कौन से? गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये जो 9 राज्य हैं भारत की कोस्ट लाइन पर स्थित हैं या फिर तटरेखा इनके पास है, ठीक है। यहां पर आपको पता है, सॉरी, अरब सागर है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर क्या है? तो हिंद महासागर है, ठीक है। ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है, और तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था।
तो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं भैया कि कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, इसकी लंबाई कितनी है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहली बात तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक करके और हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9 राज्य की सीमाएं जो है ये समुद्री तटरेखा से लगती है, इसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये राज्य जो अभी मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, वही सब लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मैप में आपको बताया मैंने। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, ठीक है, यहां पर जो यहां से गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, जो ये तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, इसकी लेंथ पूछ लेता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो तटरेखा है वो कितनी है। ये भारत की मुख्य भूमि है ना, इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी भी तो कोस्ट लाइन होगी। तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो टोटल कोस्ट लाइन पूछ लेता है ना, टोटल, और एक तो पूछ लेता है प्रायद्वीपीय भारत की या फिर मुख्य भारत की। मुख्य भारत मतलब ये वाला, तो एक तो ये तटरेखा और एक इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो इनकी तटरेखा, ठीक है। तो ये वाली जो तटरेखा है बच्चों, इसकी लंबाई है 5422.6, इसको हम बोलते हैं मुख्य भूमि की तटरेखा, मेनलैंड, है ना। यहां पर देखिए लिखा है भारत की मुख्य तटीय सीमा प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन में बताऊंगा प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं इसको, हम पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो 5422.6 किलोमीटर है, और द्वीपों को यदि आप जोड़ देंगे, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन को आप जोड़ देंगे तो ये करीब 2094 है, ठीक है। और इन दोनों को भी यदि आप जोड़ देंगे तो ये टोटल जो कोस्ट लाइन है वो निकल के भारत की आ जाती है, ठीक है। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, 5422.6, ठीक है। द्वीपों की कितनी है तो 2094, ठीक है। मुख्य भूमि और द्वीप टोटल, मतलब टोटल वर्ड यूज कर ले कि भारत की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है तो 7516.6, मतलब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 7516.6 ये भारत की टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये वाली मिला करके, ठीक है। तो ये दोनों डेटा तो आपको याद रखने ही है, साथ में ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली हो गई मुख्य भूमि की तटरेखा, प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को ऐड कर देंगे तो कुल तटरेखा, ठीक है, और ये हो गई आइलैंड की तटरेखा। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, तो ये तो राज्य होगा, इसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरी भी हैं जो तटरेखा से लगती हैं। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं, कल मैंने आपको डिस्कस कराई थी, पुदुचेरी है ना, ये भी समुद्र किनारे है, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार। तो ये 4 यूटी भी आती हैं, है ना, आपको याद रखना है। 9 राज्य प्लस 4 यूटी, अभी हमने डिस्कस किया था ना, जैसे कि स्थलीय सीमा में, ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर याद रखिएगा कि 9 राज्य और 4 यूटी भी हैं जो कि तटरेखा से लगती हैं। चारों के नाम पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार। अब जल्दी से बता दो दादर नागर हवेली, दमन द्वीप को कब मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो डेट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन पूछ ले तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, भारत और चीन का युद्ध। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन कितनी है, 1962 है, ठीक है। गुजरात की 1214, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, और ओवरऑल यूनियन टेरिटरी और राज्यों को यदि आप मिला देंगे तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। राज्यों की बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है 1214 किलोमीटर, और यूनियन टेरिटरी को भी उसमें ऐड कर लें, ओवरऑल मतलब राज्यों और यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो ये भी आपको याद रखना है। गोवा की सबसे कम है, ठीक है, 101 किलोमीटर के आसपास। तो कितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एक बार मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा, भारत की कुल तटरेखा, भारत की तटरेखा से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है यूनियन टेरिटरी और राज्यों में, है ना, सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपसे यहां पर बनना चाहिए। अब देखिए यहां पर सभी राज्यों की
कोस्ट लाइन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। एक और अब कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं, जो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा है, मुख्य भूमि की तटरेखा, ये बहुत सारी बुक्स में 6100 किलोमीटर लिखा होता है ना, मतलब ये वाली जो तटरेखा है गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, अभी मैंने आपको बताई 5422.6, ठीक है। बहुत सारी बुक में 6100 लिखा रहता है जो कि गलत डेटा है, ठीक है, वो आपको याद नहीं करना है। सही डेटा है 5422.6, क्योंकि देखिए टोटल तो कितनी है, टोटल है 7516.6, ठीक है। अब 1962 तो सिर्फ किसकी है, 1962 तो सिर्फ अंडमान निकोबार की है, इसके अलावा लक्षद्वीप की भी, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा बिल्कुल रॉन्ग है, आपको याद रखना है, सही डेटा यही है 5422, 2094 ये द्वीप समूह की और 7516 टोटल है, ठीक है। और 132 लगभग लक्षद्वीप की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी राज्यों की, गुजरात की सबसे ज्यादा है, फिर आंध्र प्रदेश वगैरह की है, तो ये सबकी तटरेखा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये कोस्ट लाइन हो गई, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब एक और चीज याद कर लीजिए, समुद्री सीमा है ना, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा ये क्या होता है। देखिए क्या होता है, जिस भी देश के पास अपना समुद्र है, अपना समुद्र का मतलब उसकी जो थोड़ा बहुत वो समुद्र से टच होता है, उसके आसपास समुद्र है, ओशियन है, तो उसकी एक समुद्री सीमा होती है ना। जैसे उसका एक लैंड एरिया होता है, उसी प्रकार से एक इंटरनेशनल, यूएन के इंटरनेशनल नियम के अनुसार, ठीक है, उसकी एक समुद्री सीमा होती है। तो इसको भी जरा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखिए भारत की तट रेखा है, तो आप देखेंगे तट काफी कटा छटा होता है, मतलब ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा, ऐसा कटा छटा होता है, जैसे देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एक रेखा होती है, उस कटे छटे तट को एक करने के लिए एक आधार रेखा होती है, इस प्रकार से सीधी सीधी, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो येलो हमने यहाँ पर खींच रखी है, आधार रेखा है, मतलब जो कटा फटा तट होता है ना, उसको एक आधार प्रदान करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आधार रेखा। तो मान लीजिए ये आधार रेखा हो गई हमारी, एक है ना, एक सीधी रेखा होती है, आधार रेखा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला क्षेत्र होता है 12 नॉटिकल माइल का, 12 NM, 12 नॉटिकल मील का, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी, है ना। 1.852 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील में इतना होता है, आपको याद रखना है, कितना, 1.852, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा कम है 150 मीटर, लेकिन 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल मील में होता है, और समुद्र में जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील में ही मापी जाती है। तो सबसे पहले 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी, ठीक है। तो किसी भी देश के पास यदि समुद्र है, तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं, और जैसा उस देश का स्थलीय सीमा पर अधिकार होता है, उसी प्रकार से इस 12 नॉटिकल मील के क्षेत्रफल पर उस देश का अधिकार होता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के संसाधनों का, यदि कोई मान लीजिए फ्यूल है, उसका दोहन वो कर सकता है, पूर्ण अधिकार होते हैं एक प्रकार से, टेरिटरी उसकी ही होती है ना, 12 नॉटिकल मील तक की कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप वगैरह यहाँ पर नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला जो क्षेत्र होता है वो होता है 24 समुद्री, ठीक है, 24 नॉटिकल मील का, ठीक है, 24 समुद्री मील या फिर 24 नॉटिकल मील का, इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या फिर कंटीजियस जोन, ठीक है। पहला हो गया 12 नॉटिकल मील का प्रादेशिक सीमा, सभी अधिकार होते हैं, जैसे लैंड एरिया पर अधिकार होते हैं किसी देश के, उसी प्रकार से इसमें होते हैं। दूसरा संलग्न क्षेत्र कंटीजियस जोन, इसमें क्या होता है, भारत का मतलब किसी भी देश का या फिर भारत का बोल लीजिए, इस क्षेत्र पर कुछ कानून लागू होते हैं, ठीक है, कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरे देश का जहाज इस जगह से गुजर रहा है, ओके, ठीक है, तो उसको भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा साफ सफाई, सीमा शुल्क, ठीक है, मतलब उससे भारत टैक्स वगैरह भी ले सकता है। इस क्षेत्र का जो ये समुद्री क्षेत्र है उसकी साफ सफाई का ध्यान उसी देश को रखना होगा। तो ऐसे कुछ अधिकार होते हैं उस देश के पास, इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या फिर कंटीजियस जोन। बात समझ में आ गई। कुछ अप्रवासी कानून लागू होते हैं, ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और एक और होता है, ठीक है, लास्ट जो हमें याद रखना है, इसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और इसमें क्या होता है, इसमें वो देश एक प्रकार से अनुसंधान कर सकता है, शोध कर सकता है। ठीक है, ये सभी शक्तियां उसके पास होती हैं। जो यहाँ पर समुद्री जीव हैं उनका सर्वेक्षण कर सकता है। मान लीजिए कोई खनिज वहां पर उपस्थित है तो उसका दोहन कर सकता है। ठीक है, तो शोध अनुसंधान के कार्य वो देश यहाँ पर कर सकता है। इसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र होते हैं जलीय सीमा के अंतर्गत, आपको याद रखना है। प्रादेशिक समुद्री सीमा ये 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। संलग्न क्षेत्र ये 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। उसके बाद होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये लगभग 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है समुद्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो रहेगा है ना, हमारा यहाँ तक ही रहेगा। इससे रिलेटेड हम एक एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आज हमने जो जो भी पढ़ा है, जैसे कि कर्क रेखा को हमने डिस्कस किया, भारत की मानक समय रेखा को हमने डिस्कस किया, स्थलीय सीमा हमने डिस्कस किया, तट रेखा को डिस्कस किया, तो ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉपिक्स हैं। इनको आपको ध्यान से नोट डाउन चीजें करनी है। ठीक है, अब जितना हमने पढ़ा है इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एसएससी 2014-19 में, और मल्टीपल टाइम चाहे पीएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है पूर्व से पश्चिम, है ना, मतलब पूर्व ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो पूर्व से पश्चिम में आपको जमाना है। ठीक है, मतलब त्रिपुरा मिजोरम साइड से आपको गुजरात साइड आना है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो इन सब में से सबसे ईस्ट में कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल सबसे ईस्ट में आएगा। उसके थोड़ा सा वेस्ट में यदि आप देखेंगे तो कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड देखने को मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, और फिर गुजरात देखने को मिलेगा। तो 2 4 7 5 1 है, 2 4 7 5 1 ये आंसर इसका सही हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश से तो होकर ही नहीं गुजरती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, पूर्व से पश्चिम, है ना, पूर्व से पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट आपको जमाना था। तो मिजोरम था, त्रिपुरा था, यदि मैं ईस्ट से चलूं। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, और फिर गुजरात था। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय को यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। ठीक है, भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन, तो यहां पर अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। मैंने आपको बताया था झारखंड वेस्ट बंगाल से नहीं गुजरती। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको हम बोलते हैं। मिर्जापुर यूपी से समय को डिसाइड किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200। अब जल्दी बता दो कितने स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, ठीक है, और कितने देशों से ये सीमा साझा होती है। ठीक है, तो हमारी स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 है। भारत की मानक समय रेखा आधारित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मैंने आपको बताया था भारत पूर्वी गोलार्ध में है ना, देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। भारत किस राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि की तटरेखा है, राज्य पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था गुजरात। 1263 किलोमीटर लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। और ओवरऑल देखेंगे तो अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, आपको याद रखना है। ठीक है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, कल मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार की आकृति है भारत की, चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां आता है, जनसंख्या की दृष्टि से हम सेकंड स्थान पर आते हैं चीन के बाद। तो उपयुक्त भैया सभी कथन सत्य हैं इसमें। ठीक है, कल का भी कुछ रिवीजन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के आप तैयार करें, पीएससी, रेलवे, एसएससी, वनडे, एसआई, पुलिस, कोई स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। जितना हमने यहाँ पर पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, है ना, मैपिंग को डिस्कस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डिस्कस करेंगे, और भी जो बची हुई चीजें हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप मुझसे यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी रूट जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।